हेलो एवरीवन, प्रेरक क्लासेस एक बार आपका फिर स्वागत करता है आर कंट्री इंडिया सीरीज के पार्ट 8 में। पार्ट 1 टू पार्ट 7 की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप हमें रेगुलर अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 8 वेस्ट बंगाल के साथ। यहाँ की कैपिटल है कोलकाता, गवर्नर श्री जगदीप धनखड़ जी, सीएम ममता बनर्जी। पॉपुलेशन 9.13 करोड़ अप्रोक्सीमेट, सेक्स रेशियो 950, चाइल्ड सेक्स रेशियो 956, लिटरेसी रेट 76.26%, डेंसिटी पर किलोमीटर स्क्वायर 1028, जो कि इंडिया की हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली और इंग्लिश। इंटरनेशनल बाउंड्रीज है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। प्राचीन काल में ये जो क्षेत्र है, जो कि प्रेजेंट डे का बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल, ये पूरा क्षेत्र गंगा हृदय कहलाता था। गंगा हृदय का मतलब होता है वेल्थ ऑफ द गंगास। ग्रीक ट्रैवलर मेगास्थनीज ने भी अपने कार्य इंडिका में गंगा हृदय का वर्णन किया है। इसके ज्योग्राफिकल रीजंस की अगर हम बात करें तो इसके नॉर्थ में है हिमालय, साउथ में बे ऑफ बंगाल। इसके ब्रॉड रीजंस हिमालयन, तेराई, रार्थ रीजन, वेस्टर्न प्लेट्यू और हार्डलैंड। साउथ में गंगा डेल्टा, जहां पर सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट है, और कोस्टल एरिया। द्वार्स और दोर्स की हम बात करें, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। द्वार्स और दोर्स पूर्वी उत्तर पूर्वी भारत में एलुवियल फ्लड प्लेन्स है, जिसे हिंदी में जलोढ़ बाढ़ के मैदान भी कहते हैं, जो हिमालय की बाहरी तलहटी के दक्षिण में और ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन के उत्तर में स्थित है। ये क्षेत्र करीबन 30 किलोमीटर चौड़ा है और ये वेस्ट बंगाल में तीस्ता रिवर से लेकर असम में धनसिरी रिवर तक लगभग 350 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये क्षेत्र भूटान का प्रवेश द्वार बनाता है और ये तेराई द्वार सवाना और ग्रासलैंड इको रीजन का एक हिस्सा है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि तेराई द्वार सवाना और ग्रासलैंड इको रीजन आखिर होता क्या है। तो ये हिमालय के बेस में नैरो लोलैंड इको रीजन है, जो करीब 25 किलोमीटर चौड़ा है और इंडिया, नेपाल और भूटान में इंडो गैंगेटिक प्लेन का एक कंटिन्यूएशन है। इसे बोलचाल की भाषा में नेपाल के पूर्व में गंगा बेसिन में तेराई कहते हैं और वेस्ट बंगाल, भूटान और असम में ब्रह्मपुत्र नदी के पूर्व में ये द्वार कहते हैं। असमी, बंगाली, मैथिली, भोजपुरी और मगही लैंग्वेज में द्वार का मतलब दोर्स होता है। भूटान की पहाड़ियों और इंडिया के मैदान के बीच में करीबन 18 पैसेज और गेटवेज हैं। इस रीजन को संकोश रिवर ईस्टर्न और वेस्टर्न द्वार में डिवाइड करती है, जिसमें करीब 880 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र शामिल हैं। वेस्टर्न द्वार बंगाल द्वार भी कहलाते हैं और ईस्टर्न द्वार असम द्वार कहलाते हैं। द्वार नदर्न इंडिया और सदर्न नेपाल में तेराई के समान है। इसके आर्ट के बारे में हम बात करें तो बंगाल अपनी यूनिक स्टाइल की पेंटिंग और मूर्तियों के लिए जाना जाता है, जिसकी शुरुआत देश के कॉलोनियल ऑक्यूपेशन के दौरान हुई थी और इसकी उत्पत्ति की जड़ें कोलकाता और शांति निकेतन में है। ऐसा कहा जाता है कि यह कला और या आंदोलन स्वदेशी आंदोलन का परिणाम था, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने आगे बढ़ाया था। बाद में कई आर्टिस्ट आए और गए और सभी ने बंगाली कला और चित्रकला के विशाल पूल में अपना यूनिक स्टाइल ऐड किया। इसमें कई नोटेबल प्रकाशकों के कार्य और शैलियां शामिल हैं, जैसे कि कलिपादा घोषाल, नंदलाल बोस, जामिनी रॉय, रमी किंकर बेज। आगे देखते हैं इसके लिटरेचर के बारे में। तो बंगाली साहित्यिक कृतियों से भरे पड़े हैं, जैसे कि चारुपदा, मंगल काव्य, थाकुमाझुली और भी कई कार्य, जो कि बहुत ही कम उम्र में भाषा के साथ एक अनुकूल अद्भुत अनुभव की शुरुआत करता है। वेस्ट बंगाल कई महान साहित्यकारों का घर रहा है, जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, काजी नजरुल इस्लाम, माइकल मधुसूदन दत्ता, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। रविन्द्रनाथ टैगोर, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है। ये पहले नॉन यूरोपियन और पहले लिरिसिस्ट थे जिनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला 1913 में, और इनकी जो कॉम्पोजिशन है उसे दो नेशंस ने एज अ नेशनल एंथम चूज किया है, जैसे जो कि जनगण मन इंडिया का नेशनल एंथम है और अमर सोनर बांग्ला बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। शांति निकेतन एक स्मॉल टाउन है बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में, जिसे नोबेल लोरेट रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने असंख्य कार्यों के माध्यम से इस जगह को लोकप्रिय बनाने के बाद इस छोटे से शहर को दुनिया भर में पहचान दिलवाई। यहाँ जो है शांति निकेतन का जो सबसे नोटेबल फैक्ट है कि यहाँ आकर आप बाउल म्यूजिक एंजॉय कर सकते हैं। बाउल संगीत का एक लोक रूप है जो कि बाउल फकीर और संतों के द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है।
बाउल संत और फकीर जो बाउल म्यूजिक प्रैक्टिस करते हैं उनके हाथ में जनरली आपको इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट मिलेगा। इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ वो लोग बाउल म्यूजिक प्रैक्टिस करते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यहाँ पर दो हैं वेस्ट बंगाल में। एक है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, इसे 1999 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था, जो कि दार्जिलिंग में है। दूसरा है सुंदरबन नेशनल पार्क। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, इसे टॉय ट्रेन भी कहते हैं। ये न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक एक 2 फीट की नैरो गॉज रेलवे है। इसे इंडियन रेलवे द्वारा चलाया जाता है। इसका निर्माण करवाया था फ्रैंकलिन प्रेस्टिज ने। इसका निर्माण हुआ था 1879 से 1881 के बीच और ये 88 किलोमीटर लॉन्ग है। इसका हेडक्वार्टर है एलिसिया प्लेस, कुरसोंग में। इस पे कई जो रेलवे है, इस पे कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है, जिसमें से एक है आराधना फिल्म 1969 में आई थी। इसका एक गाना है मेरे सपनों की रानी, जिसमें राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर है, उसकी शूटिंग हो चुकी है। इसके अलावा भी ये रेलवे जो है कई फिल्मों में इंक्लूड किया गया है, जैसे बर्फी, परिणीता और राजू बन गया जेंटलमैन। इसके बाद देखते हैं सुंदरबन नेशनल पार्क, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर के डेल्टा पर इंडिया और बांग्लादेश में फैले बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में विशाल कंटिग्यूअस मैनग्रोव फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। ये विश्व का सबसे बड़ा मैनग्रोव फॉरेस्ट है। इसमें जो है विश्व का सबसे बड़ा मैनग्रोव फॉरेस्ट है। यहाँ के अधिकांश क्षेत्र को लंबे समय से वन आरक्षित का दर्जा प्राप्त है, लेकिन भारत में संरक्षण के प्रयासों को 1973 में सुंदरबन टाइगर रिजर्व के निर्माण के साथ आगे बढ़ाया गया था। सुंदरबन नेशनल पार्क एस्टैब्लिश हुआ 1984 में। यह टाइगर रिजर्व के भीतर एक मुक्त क्षेत्र का गठन करता है और इसे 1987 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त हुआ। उसके बाद 2001 में यूनेस्को के द्वारा इसे बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा प्राप्त हुआ और जनवरी 2019 में रामसर सम्मेलन के तहत सुंदरबन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के रूप में इसे मान्यता दी गई। सुंदरबन नेशनल पार्क विशाल जीवों की विस्तृत श्रृंखला के लिए जाना जाता है। यहाँ करीबन 260 बर्ड स्पीसीज मिल जाएंगी और कई ऐसे रेयर और ग्लोबली थ्रेटेंड वाइल्ड लाइफ स्पीसीज भी यहाँ मिलती हैं, जैसे कि एस्चुराइन क्रोकोडाइल, रॉयल बंगाल टाइगर, वाटर मॉनिटर लिजार्ड, गैंगेटिक डॉल्फिन एंड ऑलिव रिडले टर्टल्स। सुंदरबन डेल्टा एक लौता मैनग्रोव फॉरेस्ट है जहां टाइगर बसे हुए हैं और इसके संरक्षण के लिए डिस्कवरी इंडिया वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने 2019 में गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल और लोकल कम्युनिटीज के साथ साझेदारी की। सुंदरबन को यह अपना नाम सुंदरी ट्री से मिला। ये पेड़ की एक सबसे उत्तम किस्म है जो इस एरिया में मिलती है और एक स्पेशल काइंड की मैनग्रोव ट्री है। इसकी जो रूट्स हैं, इसको हम न्यूमेटाफोर्स कहते हैं, जो कि ग्राउंड के ऊपर आ जाती है और रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। तो जब बारिश के दौरान पूरे फॉरेस्ट में जब पानी भर जाता है तो ये रूट्स ऐसे हवा में आती हैं और रेस्पिरेशन प्रोसेस में हेल्प करती हैं। इसके बाद देखते हैं मैनग्रोव जो है प्लांट कम्युनिटीज हैं जो कि आपको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज के कोस्ट के साथ साथ इंटरटाइडल जोन में भी मिल जाएंगी। ये इंटरटाइडल जोन वो एरिया होते हैं जहां पे ओशियन जो है लैंड से लो और हाई टाइड के दौरान मिलता है। मैनग्रोव फॉरेस्ट मल्टीपल इकोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि लकड़ी के पेड़ों का उत्पादन, फिनफिश और शेलफिश के लिए आवास और उनको स्पाउनिंग ग्राउंड की व्यवस्था करते हैं, बर्ड्स के रहने की व्यवस्था करते हैं और भी कई जीवों के रहने की व्यवस्था करते हैं, कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करते हैं और नई भूमि बनाने के लिए सेडिमेंट की अभिवृद्धि भी करते हैं। सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में देखें तो जो टोटल मैनग्रोव का जो एरिया है उसमें हाईएस्ट परसेंटेज वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद दूसरे नंबर पे गुजरात और तीसरे नंबर पे है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। मैनग्रोव और उसकी जो भी कंडीशन है कंट्री में, उससे जुड़ा डाटा इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट देता है। नेक्स्ट, डॉक्टर बीधन चंद्रा रॉय। डॉक्टर बीधन चंद्रा रॉय इंडियन फिजिशियन, एजुकेशनिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, फ्रीडम फाइटर और एक राजनेता थे जो कि वेस्ट बंगाल के सीएम रहे 1948 से 1962 तक, जब इनकी डेथ हुई थी ये सीएम थे। बीधन रॉय अक्सर मॉडर्न वेस्ट बंगाल का निर्माता इन्हें माना जाता है क्योंकि इन्होंने कई संस्थान
का निर्माण करवाया। 5 जो है शहरों, प्रतिष्ठित शहरों की भी इन्होंने स्थापना में अपनी भूमिका निभाई है, जिसमें है दुर्गापुर, कल्याणी, बीदानगर, अशोकनगर और हावड़ा। ये इतिहास के उन कुछ लोगों में से एक है जिन्हें एफआरसीएस और एमआरसीपी की डिग्री एक साथ ली। इंडिया में 1 जुलाई को जो नेशनल डॉक्टर्स डे बनाया जाता है वो भी इन्हीं की याद में बनाया जाता है। 4 फरवरी 1961 को इन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। रविन्द्रनाथ टैगोर, इससे पहले भी हम इनके बारे में देख चुके हैं। 1930 में इन्हें फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर में। बेहद संवेदनशील, ताजा और सुंदर कविता गीतांजलि के ये ऑथर हैं और ये प्रतिनिधि कार्यों की यूनेस्को संग्रह का एक हिस्सा है। ये इंडिया के नेशनल एंथम के कंपोजर भी हैं। सत्यजीत रे, सत्यजीत रे को बंगाली सिनेमा का मार्ग निर्माता माना जाता है। इन्हें कई अवार्ड्स और कई सम्मानों से नवाजा जा चुका है। इन्हें 1984 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था, जो कि सिनेमा का इंडियन सिनेमा का हाईएस्ट अवार्ड है। इसके बाद 1992 में इन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता कई समाज सुधारकों का कार्यस्थल रहा है, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद। उनके सामाजिक सुधारों ने एक सांस्कृतिक माहौल का नेतृत्व किया, जिसने कई ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि समाज के लिए सही नहीं थी, जैसे कि सती, डाउरी, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी, इन्हें समाप्त करना संभव बनाया। ये जगह कई धार्मिक शिक्षकों का भी कर रहा है, जैसे कि चैतन्य, रामकृष्ण, प्रभुपादा, परमहंस योगानंदा। कोलकाता, कोलकाता को कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया और सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं। आधुनिक भारतीय साहित्य और भारतीय राष्ट्रवाद की जन्म स्थली भी कोलकाता को माना जाता है। सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी जो है इसे गेटवे टू द द्वार्स भी कहते हैं। इसके बाद दार्जिलिंग, क्वीन ऑफ द हिल्स भी इसे कहा जाता है। एसेनसोल इसे सिटी ऑफ ब्रदरहुड एंड सिटी ऑफ ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। अभिजीत विनायक बैनर्जी, इन्हें भी काफी सारे लोग जानते होंगे क्योंकि इन्हें 2019 में इकोनॉमिक साइंस में नोबेल मेमोरियल प्राइज मिला था। ये प्राइज उन्होंने शेयर किया था एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर के साथ वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके एक्सपेरिमेंटल अप्रोच के लिए। ये अभिजीत विनायक बैनर्जी भारत में जन्मे अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, जो वर्तमान में इकोनॉमिक्स के फोर्ड फाउंडेशन इंटरनेशनल प्रोफेसर हैं मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। इनकी नई बुक, जिसके को ऑथर हैं ईस्थर डुफ्लो, गुड इकोनॉमिक फॉर हार्ड टाइम्स, ये भारत में अक्टूबर में जगरनॉट बुक्स द्वारा रिलीज की गई। इनकी डॉक्टरल थीसिस का सब्जेक्ट था एसेज इन इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स। इसके बाद देखते हैं उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, गवर्नर है प्रोफेसर गणेशी लाल, सीएम है श्री नवीन पटनायक जी। पॉपुलेशन 4.2 करोड़ अप्रोक्सीमेट, सेक्स रेशियो 979, चाइल्ड सेक्स रेशियो 941, लिटरेसी रेट है 72.87%, डेंसिटी पर किलोमीटर स्क्वायर 270, पुराना नाम है कलिंगा और उत्कल, लैंग्वेज उड़िया। उड़ीसा में भारत में अनुसूचित जनजातियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी है। उड़ीसा को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ 1 अप्रैल 1936 में। अब बात करते हैं उड़ीसा के इतिहास के बारे में। 2000 साल से अधिक पुरानी समृद्ध विरासत के साथ उड़ीसा का अपना एक गौरवशाली इतिहास है। इसे अलग अलग कालखंडों में अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे कलिंगा, उत्कल और उद्रदेशा। 14वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के रूप में तट के साथ बंदरगाह विकसित हुए, जब साधक और उड़ीसा के समुद्री व्यापारी अपने माल के साथ जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और बाली के द्वीप पर गए। कलिंगा ने भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई थी और जब नंद वंश ने मगध के राज पर शासन किया था। अशोका द ग्रेट ने 261 ईसा पूर्व में कलिंगा पर आक्रमण किया था और उसे जीत लिया था। भुवनेश्वर में उदयगिरी पहाड़ी पर हाथी गुफा पर शिलालेख उनके शासनकाल की कहानी को बताता है। 4वीं शताब्दी ईस्वी में सम्राट समुद्रगुप्त ने उड़ीसा पर आक्रमण किया और उसके 5 प्रमुखों द्वारा पेश किए गए प्रतिरोध पर विजय प्राप्त की। उड़ीसा 7वीं शताब्दी में राजा शासंक और बाद में राजा हर्षवर्धन के शासन में आया, जब चाइनीज ट्रैवलर युन सांग ने उड़ीसा का दौरा किया। 8वीं शताब्दी के अंत में बैरानी पर जाजपुर का उदय ब्राह्मणवादी धर्म के एक एपी सेंटर के रूप में हुआ था।
इसके मॉडर्न हिस्ट्री को देखें तो उड़ीसा पहले एक हिंदू स्टेट हुआ करता था और 1568 एडी में जब सुलेमान करनी जो सुल्तान ऑफ बंगाल ने किंग मुकुंद देवा को हरा दिया, उसके बाद ये मुस्लिम रूल के अंडर आ गया। बाद में उड़ीसा मुगल के अंदर आया, मराठास के अंदर आया और फाइनली 1803 एडी में ये ब्रिटिश के अंदर आया। उड़ीसा पहले ग्रेटर बंगाल का एक हिस्सा हुआ करता था, पर कभी भी इसने अपनी एक जो सेपरेट कल्चरल आइडेंटिटी है इसे कभी नहीं खोया। और जब ये बंगाल से बिहार और उड़ीसा अलग हो गए तो इसकी पॉलिटिकल कैपिटल शिफ्ट हो गई पटना। उड़ीसा सेपरेट प्रोविंस बना 1936 एडी में और उसकी कैपिटल बनी कटक। इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ की कैपिटल बनी भुवनेश्वर और जो प्रेजेंट शेप है इस स्टेट का वो मिला इसे 1949 में जब प्रिंसली स्टेट इसके साथ मर्ज हो गए जिसमें मयूरभंज भी था। कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो ये उड़ीसा के कोस्टल प्लेन्स डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स है रिसेंट ओरिजिन का, जो कि जियोलॉजिकली बिलोंग करते हैं पोस्ट टर्शियरी पीरियड को। 75 मीटर कंटूर लाइन वेस्टर्न बाउंड्री को इसको डिलिमिट करती है और मध्य पर्वतीय क्षेत्र से अलग करती है। ये रीजन वेस्ट बंगाल की सीमा से फैला हुआ है, नॉर्थ में सुवर्णरेखा नदी से साउथ में रिवर रुसिकुलिया तक। ये रीजन उड़ीसा की प्रमुख नदियां सुवर्णरेखा, बुदलबंगा, बैतरानी, ब्राह्मणी और महानदी और रुसिकुलिया के अलग अलग साइज और शेप के डेल्टा जो फॉर्म इन नदियों ने किए हैं उसका एक कॉम्बिनेशन है और इस वजह से कोस्टल प्लेन ऑफ उड़ीसा को हेक्सा डेल्टिक रीजन भी कहते हैं या गिफ्ट ऑफ 6 रिवर्स भी कहा जाता है। ये बंगाल की खाड़ी के तट पर फैला हुआ है जिसमें मैक्सिमम विड्थ जो है वो मिडिल कोस्टल प्लेन में है। महानदी रिवर डेल्टा जहां पर है, नैरो है ये नदन कोस्टल प्लेन बालासोर प्लेन पे और नैरोवेस्ट है ये सदर्न कोस्टल प्लेन में गंजम प्लेन पे। नदन कोस्टल प्लेन की अगर हम बात करें तो इसमें सुवर्ण रेखा और बुधा बालंगा रिवर के डेल्टा भी शामिल हैं और यहाँ पे मराइन ट्रांसग्रेशन के एविडेंस मिलते हैं। मिडिल कोस्टल प्लेन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बैतरानी, ब्राह्मणी महानदी रिवर का भी एक कंपाउंड डेल्टा शामिल है और ये पिछले बैक डेज और वर्तमान झीलों के प्रमाण भी यहाँ पर मिलते हैं। साउथ कोस्टल प्लेन की बात करें तो इसमें चिलिका लेक के लेकिस्ट्राइन प्लेन भी शामिल है और ऋषिकुलिया रिवर का एक छोटा डेल्टा भी इसमें शामिल है। लेकिस्ट्राइन प्लेन जो होते हैं वो प्लेन होते हैं जहां पहले कभी झील हुआ करती होगी और सेडिमेंट जब वहां पे इकट्ठे हो गए और उसकी वजह से एक टाइम के बाद वहां पे प्लेन जब बन जाता है। 5 मेजर मॉर्फोलॉजिकल रीजन्स में देखें तो ईस्ट में है उड़ीसा कोस्टल प्लेन, मिडिल माउंटेनियस एंड हाईलैंड रीजन, सेंट्रल प्लेट्यूज, वेस्टर्न रोलिंग अपलैंड और मेजर फ्लैट प्लेन्स। इसके जो मैनग्रोव्स हैं उड़ीसा के वो है भीतरकनिका। भीतरकनिका मैनग्रोव उड़ीसा का मैनग्रोव वेटलैंड है और इसने ब्राह्मणी रिवर और बेतरानी रिवर डेल्टा का करीबन 650 किलोमीटर का एरिया कवर किया हुआ है। दूसरा है चिलिका, धर्मा, महानदी और सुवर्णरेखा। उड़ीसा की कोस्ट लाइन करीबन 485 किलोमीटर लंबी है जो कि बे ऑफ बंगाल के अलॉन्ग है। इस रीजन को उत्कल भी के नाम से भी जाना जाता है, जो जनगण मन इंडियन नेशनल एंथम है उसमें भी ये मेंशन है। 1 अप्रैल उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चिल्का लेक एक ब्रैकिश वाटर लगून है। ब्रैकिश वाटर का मतलब होता है कि जहां पर जो है खारा पानी होता है जिसमें जो कि सी के जितना तो खारा नहीं, ये फ्रेश वाटर, रिवर का फ्रेश वाटर और सी का जो वाटर है उससे मिलकर जो बनता है ये हल्का खारा होता है, ये होता है ब्रैकिश वाटर। और लगून जो है खारे पानी की झील होती है। ये इंडिया का लार्जेस्ट कोस्टल लगून है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है। 1981 में चिल्का लेक को रामसर सम्मेलन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की पहली इंडियन वेटलैंड नामित किया गया था। नेक्स्ट है कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क सन टेम्पल का लोकेशन है कोणार्क डिस्ट्रिक्ट पुरी में ये पड़ता है। ये टेम्पल डेडिकेट है सूर्य भगवान को। 1676 में यूरोपियन नाविकों के खातों में इस मंदिर को ब्लैक पगोडा कहा जाता था क्योंकि एक बड़े टियर टावर की तरह दिखता था जो कि काला दिखाई देता था और 1984 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त हुआ। 10 रुपए के नोट के अगर पीछे साइड आप देखेंगे तो ये जो पिक्चर आपको दिखेगा वो पिक्चर जो है वो कोणार्क सन टेम्पल का है और ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा पिक्चर है कोणार्क सन टेम्पल का। कोणार्क सन टेम्पल में ये जो हिस्सा है ये इसके नोट के पीछे है और ये भारतीय सांस्कृतिक विरासत के लिए इसके महत्व को दर्शाता है। इसका निर्माण करवाया था किंग नरसिम्हा देवा I ने।
नेक्स्ट है जगन्नाथ टेम्पल पुरी। जब पुरी की बात आती है तो ये टेम्पल के बारे में सभी को ज्यादातर पता रहता है। इसकी लोकेशन है पुरी। ये टेम्पल डेडिकेट है जगन्नाथ को। ये पुरी टेम्पल अपनी रथ यात्रा या चैरियट फेस्टिवल के लिए काफी ज्यादा फेमस है, जिसमें तीनों जो मुख्य देवता हैं बालभद्र, जगन्नाथ और सुभद्रा, तीनों को के लिए रथ तैयार किए जाते हैं। उन्हें बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जाता है और फिर एक यात्रा निकाली जाती है। ये जो 4 धाम हैं भारत के, उसमें से एक है बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम। ये हमारे 4 धाम हैं। इस मंदिर का निर्माण गंगा डायनेस्टी जो है, गंगा वंश के जो राजा थे अनंत वर्णम चौदगंगा ने 12th सेंचुरी सी के दौरान करवाया था। इसमें जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा तीनों जो देवता हैं उनकी पूजा इस मंदिर में की जाती है और इस टेम्पल को व्हाइट पगोड़ा के नाम से जानते हैं। काफी पूछा जाता है व्हाइट पगोड़ा कौन सा है, तो ये जगन्नाथ टेम्पल है। नेक्स्ट है रथ यात्रा। ये रथ यात्रा ये एक एनुअल फेस्टिवल है जो बनाया जाता है आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को। ये फेस्टिवल याद दिलाता है जगन्नाथ की वार्षिक गुड़ीचा मंदिर की यात्रा, जो कि मौसीमा टेम्पल से होकर गुजरती है शारदा बाली के पास से। नेक्स्ट उदयगिरी और खांडीगिरी केव्स। इन्हें पहले काटका केव्स या कटक केव्स के नाम से भी जाना जाता था और ये उड़ीसा में भुवनेश्वर शहर के पास पुरातात्विक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की पार्टली नेचुरल और पार्टली आर्टिफिशियल केव्स हैं। ये गुफाएं 2 एडजेसेंट हिल्स पर सिचुएटेड है और हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन जो है, शिलालेख, हाथी गुफा शिलालेख जो है, उसमें उदयगिरी और खांडीगिरी कुमारी पर्वता के नाम से मेंशन है। यहाँ 1st सेंचुरी बीसी के दौरान निर्मित कई बारीक और अलंकृत नक्काशीदार गुफाएं हैं। ऐसा माना जाता है कि किंग खारवेला के राज के दौरान जैन मॉन्क जो थे उनके लिए ये जो गुफाएं हैं वो रेसिडेंशियल ब्लॉक के तौर पे बनवाई गई थी। उदयगिरी का मतलब होता है सनराइज हिल। इसमें 18 केव्स हैं और खांडीगिरी में 15 केव्स हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, अब्दुल कलाम आइलैंड और व्हीलर आइलैंड, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो एसएससी में पूछा भी जा चुका है। और ये व्हीलर आइलैंड जो है वो यहाँ पर पड़ता है, ये उड़ीसा कोस्ट पर है। भुवनेश्वर जो उड़ीसा की कैपिटल है वहां से ईस्ट में करीबन 150 किलोमीटर की दूरी पे है। इस आइलैंड का जो ओरिजिनली नाम रखा गया था वो इंग्लिश कमांडेंट लेफ्टिनेंट ह्यूज व्हीलर के नाम पे रखा गया था। 4 सितंबर 2015 को लेट इंडियन प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में आइलैंड का नाम बदल दिया गया था और ये भारत की अधिकांश मिसाइलों के लिए परीक्षण सुविधा के रूप में कार्य करता है, जैसे कि आकाश, अग्नि, अस्त्र, ब्रह्मोस, निर्भय, प्रहार, पृथ्वी, शौर्य मिसाइल, एडवांस एयर डिफेंस, पृथ्वी एयर डिफेंस और ASAT मिसाइल्स। भुवनेश्वर इसे टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कटक इसे सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया और मिलेनियम सिटी भी कहा जाता है। कटक उड़ीसा की इससे पहले कैपिटल भी हुआ करती थी। ईस्टर्न इंडिया में इंग्लिश कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री उड़ीसा में ही खोली थी 1633 में। सरला दास, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं सरला दास जी की, इन्होंने महाभारत को उड़िया लैंग्वेज में लिखा था। उड़ीसा को सोल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बालासोर को उड़ीसा का ग्रेनरी भी कहा जाता है, अन्न भंडार, उड़ीसा का अन्न भंडार कहते हैं। हीराकुंड डैम जो कि महानदी रिवर पर बना हुआ है, ये लॉन्गेस्ट डैम है वर्ल्ड का और इसकी लोकेशन है संबलपुर, उड़ीसा। 2014 में उड़िया लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस प्राप्त हुआ। उड़ीसा के अपने कई एक्विसाइट, कई महत्वपूर्ण हैंडीक्राफ्ट के लिए, है ना, उच्चतम हैंडीक्राफ्ट के लिए ये जाने जाता है, जैसे कि सिल्वर फिलिग्री, ये वर्क है कटक का, ये स्पेशली फेमस है। हॉर्न वर्क ऑफ कटक, है ना, ये सिल्वर फिलिग्री है और ये हॉर्न वर्क इस तरीके का होता है। पार्लक मुंडी और ये एपिलेट वर्क ऑफ पीपली, ये जो है यहाँ के उड़ीसा के फेमस आर्ट वर्क्स हैं। पटचित्रा, ये फोक पेंटिंग है उड़ीसा की, एक यूनिक क्राफ्ट है। इसके बाद ये ब्लैक स्टोन बाउल्स और प्लेट्स ऑफ नीलगिरी और किचिंग और ये मल्टी कलर्ड स्टोन स्टैचूज भी और भी दूसरे अट्रैक्शंस में से एक है। इसी के साथ ही हमारा वीडियो पूरा होता है। अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।